अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते और हेलो दोस्तों। आपका मेरे चैनल योर क्लासमेट खुशी में स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है वायुमंडल और जलवायु। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वायुमंडल के बारे में। दोस्तों, क्या आप जानते हो कि वायुमंडल है क्या? वायुमंडल का मतलब क्या है? वायुमंडल किन किन चीज़ों से मिलकर बना है और वायुमंडल की हमारे जीवन में क्या महत्वता है, क्या भूमिका है? तो दोस्तों, ये सब चीज़ें आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारी पृथ्वी के चारों ओर एवं ऊपर का भाग जहाँ गैसें पाई जाती है उसे हम वायुमंडल कहते हैं। मतलब जो हमारी पृथ्वी है उसके चारों ओर कई प्रकार की गैसों का आवरण पाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? वायुमंडल। दोस्तों, ये गैसें भी एक अनुपात के अंदर होती है, जिनके कारण हमारा जीवन जो है वो संभव हो पाया है। दोस्तों, इसकी मोटाई कई सौ किलोमीटर तक है और पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ही वायुमंडल उसके साथ जुड़ा हुआ है और पृथ्वी के सभी जीव भी श्वसन के लिए वायुमंडल पर ही निर्भर है, जो हमें श्वास लेने के लिए शुद्ध वायु प्रदान करता है। और दोस्तों, वायुमंडल सूर्य से आने वाली दैनिक गर्मी तथा रात में पड़ने वाली ठंड से भी हमारी रक्षा करता है। तो दोस्तों, अब हमारे जीवन में वायुमंडल की क्या भूमिका है? भूमिका अहम क्यों है वायुमंडल की? इसीलिए क्योंकि हमारी पृथ्वी के जो जीव है वो भी श्वसन के लिए वायुमंडल पर ही निर्भर है और वायुमंडल सूर्य से आने वाली गर्मी तथा रात में पड़ने वाली ठंड से भी हमारी रक्षा करता है, जो कि अति आवश्यक। अगर वायुमंडल नहीं होता तो हमारा जीवन भी संभव नहीं हो पाता। अगर हमारी पृथ्वी पर गैसें एक अनुपात के अंदर नहीं होती तो हमारा जीवन संभव नहीं हो पाता। तो ये सब किसकी वजह से पॉसिबल हो पाया है? वायुमंडल की वजह से। तो हम ये कह सकते हैं कि वायुमंडल के कारण ही पृथ्वी के धरातल का तापमान रहने योग्य बना है। तो दोस्तों, ये तो हो गया वायुमंडल के बारे में। अब हम पढ़ेंगे वायुमंडल के संगठन के बारे में। दोस्तों, वायुमंडल अनेक गैसों, जल वाष्प और धूल कणों के मिश्रण से बना है। वायुमंडल की प्रमुख गैसें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड है। दोस्तों, हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन का 78.08%, ऑक्सीजन का 20.95%, आर्गन का 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड का 0.03% गैस का भाग पाया जाता है। और दोस्तों, हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का समस्त भाग 99% है। कितना? 99%। और दोस्तों, अन्य गैसें जो है हमारे वायुमंडल में, इन गैसों के अतिरिक्त जो गैसें हैं वो है हीलियम, ओजोन, हाइड्रोजन, नियॉन, जिनॉन, क्रिप्टॉन और मीथेन। और इनका जो भाग है वो हमारे वायुमंडल में 0.01% है। तो ये क्या है? वायुमंडल के में गैसों का एक अनुपात है, जिनके कारण क्या हो पाया है? हमारा जीवन संभव हो पाया है। दोस्तों, अभी अभी हमने पढ़ा था कि वायुमंडल में गैसों के अतिरिक्त जल वाष्प भी पाई जाती है। हमारे वायुमंडल में गैस, जल वाष्प और धूल कण के मिश्रण से ही हमारा वायुमंडल बना है। तो गैसों के अतिरिक्त जो जल वाष्प पाई जाती है, उस जल वाष्प का मतलब क्या है? जल वाष्प है क्या? दोस्तों, अधिक ताप के कारण जब जल भाप बनकर वायुमंडल में चला जाता है तो वायुमंडल में विद्यमान इसी गैसीय जल को क्या कहा जाता है? जल वाष्प। और ये केवल क्षोभ मंडल में ही पाई जाती है। इसे हम आर्द्रता भी कहते हैं। और धरातल से ऊंचाई बढ़ने पर दोस्तों इसकी मात्रा लगातार कम होती जाती है और यह हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि इसी से ही वर्षा होती है। तो दोस्तों, हमारे वायुमंडल में तीसरा जो महत्वपूर्ण कण है वो है धूल कण। वायुमंडल का जो तीसरा महत्वपूर्ण तत्व है वो कौन सा है? धूल कण, जो वायुमंडल में इधर उधर उड़ते रहते हैं। और दोस्तों, इन्हीं धूल कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही हमें आकाश का रंग नीला दिखाई देता है और सूर्योदय व सूर्यास्त के समय लालिमा भी धूल कणों के कारण ही दिखाई देती है। दोस्तों, ये क्वेश्चन भी बनता है कि लालिमा किसके कारण से दिखाई देती है? धूल कणों के कारण से दिखाई देती है। और दोस्तों, संघनन में इनकी भूमिका सबसे खास होती है, अहम होती है। क्यों?
क्योंकि इन्हीं पर जल की छोटी छोटी बूंदें जमकर बादलों का निर्माण करती है। और दोस्तों ये तो हो गया वायुमंडल के संगठन के बारे में। अब हम पढ़ेंगे वायुमंडल की संरचना के बारे में। दोस्तों हमारी पृथ्वी के चारों ओर फैले वायुमंडल को ऊंचाई की ओर बढ़ते हुए तापमान के आधार पर 5 परतों में विभाजित किया जाता है और यह पृथ्वी की सतह से प्रारंभ होकर हजारों किलोमीटर की ऊंचाई तक माना जाता है, जिसकी पहली परत है शोभमंडल। दोस्तों यह वायुमंडल की सबसे निचली और महत्वपूर्ण परत है। क्यों? क्योंकि सभी मौसमी घटनाएं जैसे वर्षा, कोहरा, आंधी, तूफान, ओलावृष्टि, पाला आदि इसी परत में घटित होती है। दोस्तों इस परत की औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर तक है और ऑक्सीजन का अधिकांश भाग इसी परत में पाया जाता है। ये क्वेश्चन भी बनता है कि ऑक्सीजन का अधिकांश भाग किस परत में पाया जाता है? शोभमंडल में। और दोस्तों जो वनस्पति सहित सभी जीवों की श्वसन क्रिया के लिए उपयोगी है और इसकी ऊपरी सीमा को शोभ सीमा कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इस परत में इस सीमा में किसी भी प्रकार की मौसमी घटना घटित नहीं होती, इसलिए इसे शांत मंडल भी कहते हैं। दोस्तों वायुमंडल की दूसरी परत है समताप मंडल। शोभ सीमा के ऊपर लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये समताप मंडल स्थित है। इसमें किसी भी प्रकार की मौसमी घटना घटित नहीं होती, इसीलिए वायुयान इसी परत में उड़ते हैं। और ओजोन गैस भी दोस्तों समताप मंडल में ही पाई जाती है, जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कर धरातल तक नहीं आने देती। इस प्रकार इन हानिकारक किरणों से ओजोन गैस हमारी रक्षा करती है। और समताप मंडल की ऊपरी सीमा को दोस्तों समताप सीमा कहा जाता है। तो इसके अंदर क्वेश्चन ये बनता है कि वायुयान किस परत में उड़ते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन है लेकिन थोड़ी इंपॉर्टेंट भी है कि वायुयान किस परत में उड़ते हैं? समताप मंडल में। ओजोन गैस किस परत में पाई जाती है? समताप मंडल में। और दोस्तों ओजोन गैस वायुमंडल के समताप मंडल में क्या कार्य करती है कि वो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कर धरातल तक नहीं आने देती और इस प्रकार इन हानिकारक किरणों से ओजोन गैस क्या करती है? हमारी रक्षा करती है। दोस्तों वायुमंडल की तीसरी परत का नाम है मध्यमंडल, जो समताप सीमा के ऊपर लगभग 80 किलोमीटर तक स्थित है और जो अंतरिक्ष से आने वाले उल्कापिंड होते हैं वो भी इसी परत में जल जाते हैं। दोस्तों इसकी ऊपरी सीमा को मध्य सीमा कहा जाता है। दोस्तों वायुमंडल की चौथी परत आयनमंडल है, जो मध्य मंडल के बाद 80 से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जो संचार की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी से प्रसारित होने वाली रेडियो संचार तरंगे इसी परत में परावर्तित होकर पुनः पृथ्वी पर लौटती है। और दोस्तों वायुमंडल की पांचवी और लास्ट परत का नाम है बहिर्मंडल। यह वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है जिसे बहिर्मंडल कहा जाता है। यहाँ गैसें अत्यंत विरल होती है, जिसमें मुख्य रूप से हीलियम और हाइड्रोजन गैस पाई जाती है। दोस्तों इस मंडल के बारे में कोई विशेष जानकारी अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। तो दोस्तों ये तो हो गया वायुमंडल की संरचना के बारे में। अब हम पढ़ेंगे मौसम और जलवायु के बारे में। दोस्तों किसी स्थान विशेष की अल्पकालीन पर्यावरणीय दशा को क्या कहा जाता है? मौसम। और दोस्तों मौसम में कम समय में लगातार बदलाव होता रहता है, जिसे हम प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। और किसी स्थान विशेष की मौसमी दशाओं के दीर्घकालीन औसत को उस स्थान की जलवायु कहा जाता है। दोस्तों जलवायु में परिवर्तन होता रहता है, लेकिन यह इतनी धीमी गति से होता है कि हम इसे प्रत्यक्ष रूप से महसूस नहीं कर सकते, अनुभव नहीं कर सकते। अब दोस्तों मौसम और जलवायु के तत्व क्या है? दोस्तों वायुमंडल के मुख्य तत्व तापमान, वर्षा, वायुदाब, आर्द्रता, जो भी हमने पीछे पढ़ा भी था आर्द्रता के बारे में, पवने आदि है। दोस्तों वायुमंडल के ये सभी तत्व हमारे जीवन को बहुत प्रभावित करते हैं। क्यों प्रभावित करते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे।
इनके बिना मानव जीव जंतु और पेड़ पौधे के जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ के अंदर, हमारे जीवन के अंदर। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे दोस्तों तापमान के बारे में। तापमान का मतलब क्या है दोस्तों? तापमान का अर्थ है कि वायु कितनी गर्म है। हम हमेशा इसे अनुभव करते हैं। हमें कभी गर्मी लगती है तो कभी सर्दी लगती है या नहीं लगती? लगती है ना। ये वायु के तापमान के कारण ही होता है, जिसे हमारी चमड़ी महसूस कर पाती है। दोस्तों, दिन रात एवं ऋतुओं के अनुसार वायु के तापमान में निरंतर बदलाव होता रहता है। रात की अपेक्षा दिन में, शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु में, गांव की अपेक्षा शहरों में तापमान अधिक होता है। तो दोस्तों, हम इन सभी चीज़ों के बारे में ज़्यादा डिटेल से नहीं पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे वायु दाब के बारे में। दोस्तों, यह जानकर आपको बहुत आश्चर्य होगा कि वायु हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ बल लगाती है, किंतु हम इसका अनुभव नहीं कर पाते। क्यों? यह इसलिए होता है क्योंकि वायु हमारे ऊपर सभी दिशाओं से दबाव डालती है, दाब लगाती है, अपना जोर लगाती है, और हमारा शरीर विपरीत बल लगाता है। पृथ्वी की सतह पर ऊपरी वायुमंडल की परतों में स्थित वायु का जो भार लगता है, जो भार पड़ता है, उसे हम क्या कहते हैं? वायुदाब। क्या कहते हैं? वायुदाब। तो दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे पवनों के बारे में। पवन क्या है? पवनें होती क्या है? पवनें कितनी प्रकार की होती है? दोस्तों, आप पवनों को प्रतिदिन महसूस करते हैं, पवनों को महसूस कर पाते हैं। आप सूखते कपड़ों को अपने आप हिलते हुए देखते हैं या नहीं देखते? देखते हैं। ये पवनों के कारण ही होता है। अब पवनें कितनी प्रकार की होती है मुख्यतः? दोस्तों, पवनें 3 प्रकार की होती है। पहली स्थानीय पवनें, दूसरी मौसमी पवनें जिसे हम सामयिक पवनें भी कहते हैं, और तीसरी स्थानीय पवनें। कौन कौन सी होती है और कितनी होती है? 3 पवनें होती है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्थायी पवनों के बारे में। दोस्तों, यह वर्ष भर लगातार एक ही निश्चित दिशा में चलती है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? स्थायी पवनें। बहुत ही छोटी परिभाषा है इनकी। दूसरी है सामयिक, जिसे हम मौसमी पवनें भी कहते हैं। दोस्तों, ये पवनें विभिन्न ऋतुओं में, मौसमों में अपनी दिशा बदलती रहती है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? मौसमी पवनें। तीसरी है स्थानीय पवनें। ये पवनें किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में ही चलती है। जैसे राजस्थान में गर्मी की ऋतु में चलने वाली गर्म पवनें को हम क्या कहते हैं? लू। क्या कहते हैं? लू कहते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो बेहद पसंद आएगी। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको कोई भी इस वीडियो के अंदर डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल की लिंक अपने स्टेटस पे भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों, अब मैं आपसे मिलती हूँ अपनी अगली नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।